हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन तक हमारा काम हो चुका है। इसके अंदर 4 क्वेश्चन हो चुके हैं पहले। तीसरा क्वेश्चन शायद मैंने होमवर्क में आपको बोला था, कर लिया होगा। कोई डाउट है? ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक में से पहले 2 क्वेश्चन बचे हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। द साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 12, 17, 25। ठीक है, ये रेशो दे रखी है, यानी कि एक साइड, ये इसका मतलब ये नहीं है कि एक साइड 12 है और एक साइड 17 है और एक साइड 25 है। रेशो दे रखी है 12:17:25 रेशो दे रखी है। जब भी रेशो दे रखी होगी तो उसका कतई मीनिंग ये नहीं होगा कि ये उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज को बता रहा है। यानी कि आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है, ज़बरदस्ती नहीं है कि 100% ये चीज़ होगी। 100% होगी तभी वो रूल बन सकता है ना। अगर तो ऐसा 100% नहीं होगा तो फिर मैं कह नहीं सकता कि हमेशा ही ऐसा होगा। तो वही बात आ गई कि यहाँ पे हो सकता है ये 12 हो सकता है ये 17 हो सकता है ये 25 हो सकता है। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये 5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा हो और ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि जो जो साइड आ रही हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज हो सकती हैं। कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे मल्टीप्लाई होने वाला नंबर क्या है? यहाँ पे तो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 5 हो सकता है। अब 5 जरूरी थोड़ा ना कि 5 ही होगा। 5 होगा तो भी यही रेशो बनेगी तीनों साइड की। अगर तीनों को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी यही रेशो बनेगी। अगर मैं तीनों को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो भी यही रेशो बनेगी। ठीक है, तो वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है ये क्लियर नहीं है। हो सकता है ये 1 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, और 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एग्जैक्ट यही वैल्यूज जो रेशो वाली हैं वही साइड्स हो जाएंगी। तो जब भी रेशो दी होती है, इस टाइप का हमने पहले भी 6 चैप्टर में भी क्वेश्चन पढ़ा था, तो वहाँ पे हम एक्स या कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हैं जो क्वेश्चन में ना दिया हो। तो क्वेश्चन में तो एक्स एक्स कुछ दिया नहीं, तो मैं सबके साथ एक्स लगा सकता हूँ। पेरीमीटर एग्जैक्ट वैल्यू दे रखे 540 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स को प्लस करके 540 आता है। अब आप साफ साफ देख सकते हो कि 12, 17 और 25 को प्लस करके 540 तो नहीं आएगा ना। यानी कि कुछ ना कुछ इन सबके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, बड़े नंबर्स आ रहे हैं और वही बड़े नंबर्स का सम 540 है। ठीक है, तो रेशो जब भी दे रखी है उसके साथ हम x या y या z कुछ भी एक वेरिएबल लेट कर लेंगे। तो लेट साइड्स बी 12x, 17x एंड 25x। अब ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ को बता रहा है कि x अगर मुझे मिल जाता है तो x को इन सबसे मल्टीप्लाई करता जाऊंगा अलग अलग, तो मेरे को एग्जैक्ट साइड्स मिलती जाएंगी। ठीक है जी। तो आपने दूसरी चीज़ ये दे रखी है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 540 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स 12x प्लस 17x प्लस 25x। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिलहाल मैंने जैसे 5 लेके समझाया था ना कि हो सकता है 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं मालूम ना कि 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। अब मेरे को कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो कैलकुलेशन से पहले यहाँ पे मैं x मान लूँगा इन सबको। ये जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है ये ग्रीन शेड के अंदर वो x हो गया। अब ये वाली साइड 12x हो गई, ये वाली साइड 17x हो गई और ये वाली साइड 25x हो गई। इन तीनों साइड्स का सम 540 है। तो इसका मतलब जब मैं इन तीनों को प्लस करूँगा तो कितना आता है? 7 और 4 11, 12, 13, 14, 2 और 2 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 54x आता है। तो x की वैल्यू यहाँ मुझे मिल गई 10। ठीक है, वो कुछ भी हो सकती थी, वो क्वेश्चन पे ही डिपेंड करेगा कि क्या बनने वाली है वो। तो x मिल गया मुझे। इसका मतलब जो साइड्स होंगी वो जो 12 और x मल्टीप्लाई हो रहा था ऊपर, इस जगह पे मैंने 12x लिखा था, तो अब x की एग्जैक्ट वैल्यू मुझे मिल चुकी है 10, तो मैं x की जगह पे अब 10 लगाता जाऊंगा। 120 सेंटीमीटर की एक साइड आ गई। ठीक है, दूसरी साइड थी 17x यानी कि 17 इंटू 10 170 सेंटीमीटर, एंड जो थर्ड साइड थी वो थी 25x, तो 25 इंटू 10 यानी कि 250 सेंटीमीटर। तो मेरे को अब तीनों साइड्स मिल गई, एक साइड, दूसरी साइड और तीसरी साइड। अब इन तीनों का भी रेशो निकालोगे। रेशो मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर जो तीनों को डिवाइड कर दे, जो बच जाएगा, जो आगे दो रेशो का मतलब जो टर्म्स हमारे पास यहाँ जो नंबर हमारे पास बचे हुए हैं वो को प्राइम नंबर्स होने चाहिए। वो कौन से होने चाहिए? को प्राइम। को प्राइम का मतलब जिनका एचसीएफ 1 होना चाहिए, यानी कि 1 के अलावा वो किसी से नहीं कटने चाहिए। अब ये अगर मैं तीनों साइड्स को लिखूँ, आपको थोड़ा सा चेक करना बता रहा हूँ और कुछ नहीं है। एक साइड 120 सेंटीमीटर की है, तो सेंटीमीटर अभी फिलहाल के लिए हटा रहा हूँ। दूसरी साइड है 170 सेंटीमीटर और तीसरी साइड है 250 सेंटीमीटर। तो ये रेशो नहीं है। रेशो का मतलब होगा कि वो एग्जैक्ट किससे कट रहे हैं, यानी कि कटने के बाद
इसको रिड्यूस करने के बाद जो नंबर आ रहे हैं, यानी कि सारे के सारे जो नंबर्स बचने चाहिए वो को प्राइम होने चाहिए, यानी कि अब वो 1 के अलावा किसी से नहीं कटने चाहिए। फिलहाल तो ये 10 से कटता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि तीनों के पीछे 10 है, तो इसको भी मैं 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसको भी 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 17 और यहाँ बचा 25, और यही तो रेशो थी, और कटता नहीं अब ये किसी और से, मतलब कहने का मतलब ये है। तो यही तो रेशो थी हमारी क्वेश्चन की। तो ये होता है रेशो का मतलब। हो सकता था एग्जैक्ट वैल्यू ही यही होती अगर तीनों साइड, एक साइड 12 सेंटीमीटर की होती, एक साइड 17 सेंटीमीटर की होती और एक साइड 25 सेंटीमीटर की होती, तो इनकी रेशो निकालते तो यही आती, यानी कि जो साइड्स की वैल्यू थी एग्जैक्ट वही उनका रेशो आ गया। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर केस में ही ऐसा हो, इसलिए वहां पे हम एक्स लगा के ही चलेंगे, हमेशा याद रखें आप इस बात को। अब तीनों साइड्स मिल गई, अब आप कुछ भी काम इस पर कर सकते हैं, जैसे कि उन्होंने इस क्वेश्चन में एरिया ही पूछा होगा क्योंकि टॉपिक यही है, एरिया निकालना है। तो अब तीनों साइड्स पता है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाना हमारे लिए आसान है। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले मैं एस निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर 170 है ये, और प्लस में 250 अपॉन में 2, और इन सब का सम, पेरीमीटर तो आपको दे ही रखा था 540 आएगा, तो इन सबको प्लस करके 540 ही आना है। 2 से डिवाइड कर दोगे 270 आ गया, एस पता चल गया आपको। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं, सिंपल सी कैलकुलेशन, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 270 में से पहली साइड माइनस कर दो, 270 में से दूसरी साइड माइनस कर दो, और 270 में से तीसरी साइड माइनस कर दो। का 270 पहले वाला, 270 में से 120 माइनस करेंगे तो 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1, 150 आ जाएगा। 270 में से 170 जाएगा 100 आएगा, 270 में से 50 जाएगा 20 आएगा। अब जरूरी नहीं है कि आप प्राइम नंबर्स पे ही काम करें क्योंकि प्राइम फैक्टर्स तो बहुत बड़े होने वाले हैं। तो आप सीधी सी बात ये देख रहे हैं कि 4 बार 0 आ रही है सबके पीछे, यानी कि 4 0 आ रही हैं सबके पीछे की 1 1 0, तो यानी कि हर एक नंबर 10 से तो मल्टीप्लाई हो ही रहा है ना। तो ऐसे छोटे, ज़्यादा छोटे फैक्टर में नहीं तोड़ रहा हूँ, प्राइम फैक्टर में नहीं तोड़ रहा हूँ, पेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 27 और 10 ऐसे लिख सकता हूँ, 270 को 150 को 15 और 10 लिख सकता हूँ, 100 को 10 और 10 लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई करके, और 20 को 2 और 10 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मेरे को मोटे मोटे पेयर नज़र आ गए, मोटे मोटे मतलब कि बड़े बड़े नंबर के 10 के, तो 2 10 तो बाहर आ ही जाएंगे। अब इन 10 पे हम काम नहीं करेंगे, अब 27 15 10 और 2 पे काम कर लेंगे। जो अनशेडेड पार्ट है या फिर ग्रीन शेड पार्ट जो है इसके प्राइम फैक्टर में कर रहा हूँ, बाकी येलो पार्ट के प्राइम फैक्टर नहीं कर रहा क्योंकि वो ऑलरेडी पेयर बन रहा है। 10 को मैं और छोटा तोड़ लूँगा, 4 बार 10 को और छोटा तोड़ लूँगा, फिर भी घूम फिर के 100 ही बाहर आएगा, यानी कि 2 बार 10 ही बाहर आएगा। इस बात को आप समझ चुके होंगे। तो अगर मैं इसका अगला स्टेप लिख दूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 येलो 10 में से 1 10 बाहर आ गया, अगले 2 येलो 10 में से 1 बार 10 बाहर आ गया, तो ये तो काम ही खत्म हो गया इनका। अब ये जितने भी ग्रीन पार्ट बचे हैं उनके फैक्टर करके यहाँ लिख रहा हूँ, और वो प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख रहा हूँ। 27 का आ जाएगा 3 इंटू 3 यानी कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 27, आप इजीली कर सकते हो। 15 का 5 इंटू 3, और इस ग्रीन वाले 10 का 2 इंटू 5, और ये ग्रीन 2 का ग्रीन 2, ये सारे मैंने ग्रीन वाली टर्म्स के फैक्टर कर लिए हैं। येलो वाले का बाहर आ चुका है हिसाब किताब, ये मैं इनको येलो फिर भी कर देता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है। तो बाहर तो 100 आ गया, और भी कुछ बाहर आ रहा है वो देखते जाते हैं। यानी कि इन 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, इन 2 3 में से 1 3 बाहर आ गया, और इन 2 2 में से 1 2 बाहर आ गया, इन 2 5 में से 1 5 बाहर आ गया। तो कुछ बचा ही नहीं अब अंदर रूट के अंदर, तो रूट के अंदर 1 बचा तो लिखने का फ़ायदा नहीं क्योंकि रूट 1 1 ही होता है। तो यहाँ पे आ गया 3 और 3 की 5 और 2 की मल्टीप्लाई 10, 10 और 3 की मल्टीप्लाई 30, 30 और 3 की मल्टीप्लाई 90, 90 और 100 की मल्टीप्लाई 9000। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका एरिया आ गया। चेक कर सकते हो, अगर आपने बुक खोली हुई है तो बता दो मेरे को आंसर सही है या फिर मैं बुक आंसर शीट खोलूँ। सही है, ठीक है। तो 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया। तो इसमें रूट वाला पार्ट बचा नहीं कि रूट को कैलकुलेट करना, मैं अभी सिखाऊंगा वैसे, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो फिलहाल रूट बचा ही नहीं, इसका एरिया निकाल लिया हमने। ये आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट है, कुछ पूछना है इसके अंदर? सर क्यूब रूट भी सिखा देना। क्यूब रूट भी सिखा देंगे, लेकिन क्यूब रूट में सिर्फ वही प्राइम फैक्टराइजेशन से ही हो सकता है, बाकी सारा काम तो फिर हायर क्लासेस का है या फिर कैलकुलेटर से अभी आप कर पाओगे।
डेसिमल में क्यूब रूट नहीं बता पाऊंगा, नॉर्मल क्यूब रूट बता दूंगा। ठीक है ना, यहाँ पे 3 3 में से वहाँ पे, यहाँ पे पेयर निकलते हैं, वहाँ से क्यूब रूट में से क्यूब क्यूब, यानी कि 3 में से एक वैल्यू बाहर आएगी। बस सीधी सी बात इतनी है अभी। सर क्योंकि उसमें एक आधी जगह दिक्कत आ रही थी, वो चैप्टर 13 में। अभी देखते हैं चैप्टर 13 में। हाँ बता दूंगा मैं क्यूब रूट का। वहाँ पे चैप्टर 13 के अंदर जो क्यूब रूट है ना, वो डेसिमल वाला फिर भी नहीं है, मैं बता दूंगा। यस सर। हाँ मैं बता दूंगा, अभी बता देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइसोस्केलस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर एंड ईच ऑफ इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स होती हैं आइसोस्केलस ट्राइंगल मतलब 2 साइड्स आर इक्वल। तो मानो कि इस डायग्राम में मैंने ये 2 साइड्स इक्वल बता दी, और उसने क्या बोला है, देखो पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर, यानी कि इन सबका सम, तीनों साइड्स का सम 30 है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पेरीमीटर इज 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे दिखा रहा हूँ। तो मानो ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। अब आपने आगे एक स्टेटमेंट और बोली जो कि क्वेश्चन की जान है, क्या चीज़, ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। जो इक्वल साइड्स में से हर एक साइड है वो 12 सेंटीमीटर की है, यानी कि दोनों इक्वल साइड 12-12 सेंटीमीटर की। अगर ए 12 है तो बी भी 12 ही होगा, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हो गया 12 प्लस 12 प्लस तीसरी साइड सी बच गई, हमारे को नहीं मालूम, लेकिन तीनों का सम कितना है 30। तो तीसरी साइड में बड़े आराम से निकाल सकता हूँ 30, इन दोनों का सम आया 24 और ये इधर जाके हो गया माइनस, तो बन गया 6। तो तीसरी साइड जो कि नहीं मालूम थी, अब पेरीमीटर से मैंने निकाल ली 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमने खुद सॉल्व करा है, येलो वाला पार्ट। बस अब तीनों साइड्स पता चल गई, कितनी देर का काम है। अब फटाफट से यहाँ करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। पहले मैं एस निकाल रहा हूँ, इसके बाद का काम यहाँ पे, ठीक है, ताकि यहीं पे हो जाए काम। या नीचे लिख देता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मेरे पास कौन सा कोई, ना तो मेरा पेपर लग रहा ना मेरा पेन घिस रहा है। तो एस निकाल रहा हूँ 12। वैसे तो पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर आपने दे रखा है, पेरीमीटर 30 है, 2 से डिवाइड कर दिया 15 आ गया। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हीरोन्स फॉर्मूला का यूज़ कर रहा हूँ, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ऊपर लिखा है मैंने, फार्मूला नहीं लिखा है, नहीं लिखा, आप लोग लिख लेना। पेपर के टाइम पे फार्मूला दिखाना ज़रूरी है। और एस जैसे ही लगना चाहिए, बच्चे ऐसा बनाना शुरू कर देते हैं, ऐसे करके 5 जैसे ही बिल्कुल बनाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, मैं भी गलती कर जाता हूँ इसलिए बता रहा हूँ। 15 माइनस 12, 15 माइनस 12, दूसरी साइड भी 12 थी, और 15 माइनस तीसरी साइड थी 6। अभी निकाली ऊपर ये 6। छोटा सा नन्ही मुन्नी सी कैलकुलेशन आई है, देखते हैं रूट में बसती है कि नहीं। 15 और 12 माइनस करा, कितना आता, 3 आता है ना। 15 और 12 माइनस करो, फिर से 3 ही आएगा। 15 और 6 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। सही कर रहा हूँ ना, कुछ गलती करूँ तो बता देना। साफ साफ एक पेयर तो बाहर बन रहा है 3, और ये प्राइम नंबर वैसे ही है, तो 3 तो बाहर करो फटाफट से। 15 के फैक्टर कर लो 5 और 3, 9 के फैक्टर कर लो 3 इंटू 3। अब देखो किसका पेयर बना, 3 का फिर से पेयर बन गया। 3 बाहर करो फिर से, एक पहले से ही है, एक और आ गया ग्रीन वाले में से। किसका पेयर नहीं बना, 5 का और 3 का नहीं बना, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो 15। तो यानी कि 9 रूट 15। अगर रूट में छोड़ते हो तो ये आंसर है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर यूनिट है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। अगर मैं रूट सॉल्व नहीं करता, अब रूट बताना, अब रूट की कैलकुलेशन समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम करेंगे इस पे। तो सबसे पहले मैं 15 का ही बता देता हूँ। जैसे 15 का रूट निकालना है तो क्या आएगा, इसके लिए क्या करेंगे, आप 15 डालो और इसके पीछे पॉइंट के बाद 4 जीरो ले जाओ, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक देना है ना आंसर, तो 4 वैल्यूज़ लेके चलो आप। डेसिमल के बाद पेयर ही बनाने हैं, एक एक टर्म नहीं उतरेगी, यहाँ पे पेयर उतरता है स्क्वायर रूट में। ठीक है, करने का तरीका है, समझा रहा हूँ। पेयर उतरेगा तो पेयर बना के रखो। डेसिमल के पीछे, डेसिमल से यानी कि ये हो गया राइट पार्ट, डेसिमल ये हो गया, डेसिमल से इधर हो गया राइट पार्ट और इधर हो गया लेफ्ट पार्ट। ठीक है, तो डेसिमल से लेफ्ट में ही पेयर बनाते हुए शुरू करना है आपने। इधर से पेयर बनेगा, ये पीछे से पेयर बनेगा आगे की तरफ, लेफ्ट टू राइट,
क्या करेंगे, डेसिमल के बाद लेफ्ट की तरफ चलना शुरू कर दो और पेयर बनाना शुरू कर दो। डेसिमल से लेफ्ट डायरेक्शन में जाओ और पेयर बनाना शुरू कर दो, यानी कि 2 के ऊपर हमने पेयर बनाने हैं। अब चाहे तुम 2 के ऊपर ऐसे लाइन डाल के समझ लो, यहाँ उसको सर्कल डाल दो, चॉइस आपकी है। जैसे कि मानो कि ये होता एक नंबर 734, मैं इस टाइप का नंबर भी लेके समझाऊंगा अभी। तो अगर इसमें डेसिमल नहीं है तो यहीं पे होगा ना डेसिमल, और पीछे जीरो चलेंगी इस तरफ। तो डेसिमल से इधर हो गया राइट पार्ट, डेसिमल से इधर हो गया लेफ्ट पार्ट। तो डेसिमल से लेफ्ट की तरफ जो चलना है आपने, वो पीछे से पेयर बनाने हैं। जैसे कि ये पेयर बन गया और जिसका पेयर नहीं बना वो 7 है, ठीक है। और राइट में डेसिमल से राइट में आगे की तरफ से पेयर बनेंगे, पहला पेयर, दूसरा पेयर, और पेयर में नहीं रहा तो ये वाला जीरो रहा। अगर यहाँ पे मानो कि 9 होता, यानी कि कोई नंबर होता 734.00009 और इसका रूट निकालने में बैठता, तो पेयर बनता डबल जीरो का पहले वाले, फिर उसके बाद पेयर बनता दूसरी वाली डबल जीरो का, ठीक है। उसके बाद 9 के पीछे कुछ नहीं है तो एक जीरो और खुद लगाओ और एक पेयर और बना दो। और ऐसे ही डेसिमल से लेफ्ट में पेयर बनाते हुए चलना है। लेफ्ट में पेयर बना 34 का, तो इसको मैंने सर्कल डाल दिया, पेयर बन गया। किसका पेयर नहीं बना, 7 का। पेयर बनाना है तो जीरो लगा लो, नहीं बनाना तो कोई मतलब बनता नहीं है। जीरो लगा दो इसके आगे तो भी इसको तुम 7 पढ़ोगे, जीरो नहीं लगाओगे तो भी तुम इसको 7 पढ़ोगे। तो यहाँ पे जीरो लगाने या ना लगाने से फर्क नहीं पड़ेगा। ये पहला स्टेप है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस हाँ, इसके बाद हाँ कुछ कहना है किसी ने? हाँ, ये पहला स्टेप है, ठीक है। लेफ्ट और राइट का जरूर ध्यान रखना। ये मैंने ऊपर आपको करके लिख के बताया, ये दोनों तरफ मैंने इसका समझना बहुत ज़रूरी है, वरना गलती पहले स्टेप में हो जाएगी। तो पीछे से पेयर, यहाँ पे 2 ही नंबर थे पेयर, चाहे तुम आगे से देख लेते चाहे तुम पीछे से देख लेते, फिर तुम समझ नहीं पाते कि एक्चुअलिटी में पेयर बनने कहाँ से थे। अगर तुम इसको गलत समझ के चलते तो तुम दूसरा क्वेश्चन करते थे, हम 73 का पेयर बनाते और 4 का पेयर नहीं बनाते, जो कि सरासर गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए इस पॉइंट को बताना ज़रूरी था। ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ठीक है जी। तो मैं इसको या तो पूरे पार्ट को शिफ्ट करूं या फिर मैं पूरे पार्ट को शिफ्ट कर देता हूं। चलिए अब देखें करने का तरीका क्या है। सबसे पहले एक ऐसा नंबर देखो, उसको उसी से मल्टीप्लाई करके या तो एग्जैक्ट 15 आ जाए या 15 से छोटा, बस 2 ही चॉइस है आपके पास, 15 आ जाए या उससे छोटा, और कुछ देख नहीं सकते। तो जैसे कि नंबर यहाँ पे आप 1 लगाते हो, देखते रहो इधर स्क्रीन पे, फोकस रखना अपना। 1 लगाते हो तो 1 से ही मल्टीप्लाई करना है, 2 लगाते हो तो 2 से ही करना है, 3 लगाते हो तो 3 से ही करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 सोच लिया और यहाँ पे 4 सोच लिया, गलत, ये गलत हो जाएगा। दोनों सेम नंबर आएंगे, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। तो यहाँ पे अगर मैं 4 सोचूं और यहाँ पे 4 ही लगाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो यहाँ सोचूंगा वही यहाँ पे लगाना पड़ेगा, और आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 और 4 की मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 16, जो कि बड़ा है, ये नहीं लेना। तो इससे ठीक छोटा नंबर, 4 से छोटा नंबर क्या होगा, 3। तो अगर मैं इधर 3 सोचूंगा तो मेरे को इधर भी 3 ही लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी 3 ही लेना पड़ेगा। 3 और 3 की मल्टीप्लाई 9। तो ऐसे लिखना है आपने। फर्स्ट स्टेप समझ में आया? कैलकुलेशन का पहला स्टेप समझ में आया? यस सर। हाँ, 9 हो गया। अब इसको माइनस कर दो, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है ये यहाँ दो ऊपर, डेसिमल, और डेसिमल का एक पेयर जो नीचे नोट करो, एक पेयर, सिंगल पेयर। अब क्या करेंगे अगला स्टेप, इसको और इसको ऐड कर लेंगे, 3 और 3 को प्लस कर लो, कितना आएगा, 6। 3 और 3 को मल्टीप्लाई नहीं कर लेना, 3 और 3 को प्लस करना है, ये मैंने लिख भी दिया। अगला स्टेप क्या है, जो नंबर यहाँ सोचा था, जो नंबर यहाँ सोचा था, इसको और इसको प्लस कर लो, क्या बन गया, 6, ठीक है। अब 6 के आगे एक नंबर सोचना है, यहाँ पे एक नंबर सोचना है, वही नंबर यहाँ पे तुम्हारे को लगाना पड़ेगा, ठीक है। 6 के आगे एक नंबर सोचना है, इस पूरे नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सर्कल वाले नंबर से जो यहाँ पे सोचोगे। या तो 600 ही आ जाए, या 600 से 600 से छोटा आ जाए, ठीक है। तो जैसे कि मैंने सोचा, मानो कि 5, यहाँ पे मैंने 5 सोचा, तो मुझे 5 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो करीब कितना आएगा, काफ़ी छोटा नंबर है। तो ऐसे ही कोई बड़ा सोच के देख लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो क्या सोचना चाहिए, अगर मैं 8 पे आ जाऊं तो 8 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 8 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी, 48। हाँ ठीक है, छोटा ही बनेगा, तो मैं 9 ही ना ले लूँ, 9 की मल्टीप्लाई 54 आती है ना। तो ले सकता हूँ, आपको कैलकुलेशन करना बता रहा हूँ। 1 मिनट चुप रहो, सुनो। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो बोलो, मुझे बताओ मत कि क्या आ रहा है। समझाना तो मुझे ऐसे है ना, वरना मैं फिर मेरे को मालूम है क्या क्या आना चाहिए, कैलकुलेटर का यूज़ करके ही मैं फटाफट से लिख सकता हूँ,
है ना। तो यहाँ समझा रहा हूँ, तो फिलहाल फोकस रखो अपना। अगर आपको आता तो वेट करो, कोई डाउट है तो जरूर पूछो। हाँ देव बोलो, क्या डाउट है? नो सर। हाँ 9 और 9 की मल्टीप्लाई 81, 8 बच गया। 9 से नहीं होगा। हाँ मैं वही बता रहा हूँ, 9 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी होगी? 54 होती है ना। 54 में 8 प्लस करोगे तो 60, 8 4 12, 62 आ जाएगा। ये तो बड़ा हो गया, ये नहीं लेंगे तो फिर मतलब कि 8 से ही जाने वाला है, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर इधर 8 सोचा तो उधर 8 ही लगाना पड़ेगा, यानी कि अगर इधर 8 सोच रहे हो तो 8 से ही मल्टीप्लाई करोगे। 64, 88 इंटू 8 64, 6 बच गया। 8 और 6 की मल्टीप्लाई 48, 48 में 6 प्लस करोगे 54, 544। हाँ इससे छोटा नंबर है तो हमने नंबर यहाँ सोचा 8, यहाँ पे भी लगा 8 और आया 544। इसको माइनस करो, माइनस करो कितना आ जाएगा? 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 56। ठीक है 56। अब ये वाला पूरा पेयर नीचे नोट कर लो, पेयर आएगा, एक एक नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना, पूरा का पूरा पेयर उतर रहा है। एक सेकंड बता रहा हूँ। ठीक है, अगला स्टेप जो यहाँ पे बन चुका है, कितना बन चुका है? 68। नया नंबर क्या लगाया था हमने? 8 ही लगाया था ना, 8 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 76। वही काम आगे फिर से रिपीट हो जाएगा। अब ये आ गया 76, 76 के आगे नया नंबर सोचना है, उसी से ही मल्टीप्लाई करना है। या तो सेम 5600 आ जाए, 5600 से छोटा आ जाए। ठीक है, तो तुम अगर मानो कि यहाँ पे अब नंबर वो यहाँ पे वो सोचो कि इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करके 54 के आसपास का नंबर है, तो तुम काफ़ी करीब जल्दी से पहुंच जाओगे। तो 7 का टेबल पढ़ना शुरू कर दो 54 के पास का। 8 पे 56 आता है, 7 पे 49 आता है, तो 7 पे मैं लेने की कोशिश कर सकता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करके देख रहा हूँ। सही सोच लिया। ठीक है, तो यानी कि मैंने नंबर सोचा 7, तो मुझे नंबर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 से। वही मैं ऊपर लिख रहा हूँ और शेड भी करके दे रहा हूँ आपको, ताकि कोई कंफ्यूजन रहे ना आगे के लिए। ठीक है, 76 के आगे नया नंबर क्या सोचा था? 7, तो 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। शर्त यह है 5600 एग्जैक्ट आ जाए या फिर इससे छोटा आ जाए, तो छोटा आ रहा है तो बस ये काम आगे ऐसे ही चलता रहेगा। मैं माइनस करके अब लिख नहीं रहा। तो 3.87 मैंने लिखा है, यहाँ कैलकुलेटर से करके दिखा देता हूँ आपको। कितना था? 15 का रूट था ना, 15 का रूट, तो 3.87। अरे भाई थोड़ा नीचे आ जा यार, ये तो पंगे में फंसा दिया इनने मुझे। हाँ जी देख लो आप, वो रहा 3.87 और मेरा भी क्या आया था 3.87। अगर मैं अगला नंबर निकालता तो मेरा 2 ही आता। ठीक है, ये तरीका है। और देखो डेसिमल का कितने प्लेसेस तक चल रहा है, और ये चलता ही रहेगा, ख़त्म तो होना नहीं है। तो ये तरीका है, आया समझ में? यस सभी को, या किसी को डाउट है अब? अब इसका लिखना कैसे था अगर डेसिमल में लिखते? तो 9 मल्टीप्लाई बाय रूट 15, तो रूट 15 की मल्टीप्लाई मतलब कि रूट 15 का मतलब क्या है डेसिमल में? 3.87। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि 3.87 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कितना था? 9, तो ये आता है 34.83। ये एरिया है। ठीक है, और यहीं अगर क्यूब रूट की बात करते, क्यूब रूट किसी भी नंबर का जैसे निकालना है, तो शर्त यह है कि हम अभी जो कर पाएंगे वो प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर पाएंगे। जैसे कि ये होता 32 का क्यूब रूट निकालना है, तो 32 के प्राइम फैक्टर करें इस तरीके से, तो क्या बनेगा?
ये बनेगा, 2 5 बार आएगा। लेकिन जब भी हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यहाँ पे क्या है क्यूब रूट, तो इसका मतलब मुझे हर 3 नंबर में से एक नंबर बाहर निकालना होगा। 1 2 3, इन 3 में से एक नंबर बाहर आ जाएगा 2, और क्यूब रूट ऑफ किसका बच गया, 2 इंटू 2 4 का। ये मेरा आउटपुट रहेगा। बस मैं अभी 9th लेवल पे, 9th के लेवल पे, 9th क्लास के हिसाब से, आगे 10th क्लास के हिसाब से भी अगर मैं देखूंगा तो मुझे यहीं तक ही आंसर छोड़ के आना होगा, क्योंकि इससे आगे का कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे ही आप कर पाओगे, पेपर पेन पे नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो यही आप आंसर छोड़ के आओगे। सर वैसे कोई फॉर्मूला स्टेप्स होते हैं? नहीं, इसके जो है ना, फिर वो प्रॉपर एक चार्ट है आपका, लॉग टेबल वगैरह से ही हम इसको कर पाएंगे, वैसे नहीं। ठीक है। हाँ सर इस चैप्टर में तो स्क्वायर रूट का ही है। हाँ, क्योंकि आपका जो भी एरिया आ रहा है ना, वो इस फॉर्मूले का मतलब देखो ना आप, जो रूट है उसमें कहीं पे क्यूब रूट थोड़ी ना आ रहा है, ये तो सिर्फ सिंगल रूट चल रहा है ना। सिंगल रूट का मतलब पावर 2 हो गया, पावर हाफ हो गया, हाफ पावर हो गया। ठीक है, अब जैसे कि एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, 734, मैंने ऊपर शायद ये ऐसे ही कुछ नंबर लिखा था एक, 734 ये रहा। तो 734 का अगर मुझे निकालना होता तो मैं पीछे से पेयर बनाता, एक पेयर बनता, इसका पेयर नहीं बनता, फिर पॉइंट के बाद एक पेयर, दूसरा पेयर, ऐसे लिख लिया और काम करना इस पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पे, बिना पेयर वाला नंबर है यानी कि 7 है, 7 पे काम करेंगे। सेम करने का तरीका वही है कि एक नंबर सोचो, उसको उसी से मल्टीप्लाई करो, 7 आ जाए। तो ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि 1 इंटू 1 1 आएगा, 2 इंटू 2 4 आएगा, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। 9 तो बड़ा है, तो यानी कि 2 इंटू 2 4 ही लेना पड़ेगा। ठीक है, इसको माइनस करा 3 आया, पूरा का पूरा पेयर नोट कर लिया नीचे, 334। 2 और 2 को प्लस करा 4 आ गया। मल्टीप्लाई नहीं करना, प्लस करना है, जैसे कि ऊपर मैंने समझाया था। यहाँ पे 3 और 3 को प्लस करा था, ऐसे यहाँ पे भी 2 को और 2 को आपने प्लस करना है। ठीक है, अच्छा अगला स्टेप, 4 के आगे एक नंबर सोचना है, वही नंबर यहाँ लगाना है, मल्टीप्लाई करके 334 या उससे छोटा। तो 4 के टेबल में 30 के आसपास का नंबर, 8 पे तो 32 होता है, तो 8 लेने पे काम बनेगा नहीं, 7 पे ही जाएगा। $329। ठीक है, माइनस कर लेंगे, 5 ही आएगा ना, हाँ 5 ही आएगा। अब पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा ऊपर, और ऊपर से पूरा का पूरा एक पेयर 00 वो नीचे नोट कर लेंगे। फिर 47 यहाँ था, हमने नया नंबर 7 सोचा था, यानी कि 47 में 7 प्लस कर दो, 47 में 7 प्लस कर दो। यहाँ पे मैंने 2 और 2 को प्लस करा था, तो ये 4 आया था। यहाँ पे 47 और 7 को प्लस कर रहा हूँ, तो 54 आएगा। इसके आगे एक नया नंबर सोचना पड़ेगा। अब देखो, अब आया मज़ेदार बात। अब इसके आगे एक नया नंबर सोचना पड़ेगा, उसी से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि वो ऊपर लिखना पड़ेगा। इसकी मल्टीप्लाई 500 आ जाए या इससे छोटा। अगर मैं 1 भी लगाता हूँ तो 1 से मल्टीप्लाई करके तो 541 बड़ा आ जाएगा, तो यानी कि मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 0। और 0 लिखूँगा, 0 से ही मल्टीप्लाई होगा और 0 ही आएगा, यानी कि 500 का पूरा 500 बच गया। फिर अब नया पेयर ऊपर से आ जाएगा, यानी कि 00 फिर से नोट कर लेंगे हम नीचे। 540 हमारा नया नंबर बन चुका था यहाँ पे, 540 के अंदर 0 प्लस करेंगे, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा क्या था 0, तो 0 ही प्लस करना पड़ेगा। तो 540 अगेन यहाँ आ जाएगा। अब 540 के आगे सोचना पड़ेगा एक नया नंबर, उसी से ही मल्टीप्लाई 50,000 के आसपास का नंबर, यहाँ एग्जैक्ट 50,000। तो कितना लगाऊं, 1 लगाऊंगा तो 5400 आएगा, यानी कि 5401 आएगा। ठीक है, 1 लगाऊंगा तो, ऐसे 2 लगाऊंगा तो ये 10 होने के शुरू हो जाएगा। तो कितना लगाऊं, अगर मैं 9 लगा दूं, सीधे ही 9 लगा दूं, नो पे ही जा रहा है, छोटा नंबर आ रहा है। और 10 मैंने लगाने का मतलब नहीं है, 10 लगाऊंगा तो फिर देखो क्या हो जाएगा, समझ ही रहे हो क्या हो जाएगा, बड़ा ही होने वाला है। ठीक है, तो 10 तो कभी लगता भी नहीं है वैसे। 9 आ गया यहाँ पे, तो मतलब मैं 9 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, और ये आया था 4
8681, अब मैं माइनस करके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आगे चलते ही रहने वाला है ये, तो मैं कैलकुलेटर से चेक करा देता हूँ। 27.09 734 का रूट 27.09 दो वैल्यूज तक मेरा सही आ रहा है, आगे मैंने करा नहीं है तो यही आता। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई बात कि नहीं आई बात समझ में? यस सर। ये है स्क्वायर रूट और ऊपर बताया मैंने क्यूब रूट का, ठीक है। ऐसे क्यूब रूट भी आ सकता है, फोर्थ रूट भी आ सकता है, और क्यूब रूट और फोर्थ रूट वाले जो क्वेश्चन है, फोर्थ रूट वाले क्वेश्चन जो है आपके चैप्टर किस में आएंगे? 1 में ही आएंगे, ठीक है। चैप्टर 1 के अंदर वहाँ पूछ सकता है, वही जब हमने इर्रेशनल नंबर पे काम करना शुरू किया था। तो फोर्थ रूट का मतलब 4 में से एक नंबर बाहर करना है, और फिफ्थ रूट का मतलब 5 में से एक नंबर बाहर करना है। तो ये है भाई आपका हीरोन्स फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस, कुछ एक जो सिर्फ ट्रायंगल पे काम करा हमने, और जहाँ पे रूट वाली वैल्यूज़ होंगी और रूट वाली वैल्यूज़ को अगर वो टीचर खोलने को बताएं, कहेंगे कि आपने इसको डेसिमल में करना है, तो इसका काम भी मैंने आपको नीचे करके बता दिया है। आपका काम है आप कुछ एक क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और कैलकुलेटर से खुद ही चेक कर लेना कि हाँ हमने सही करा है कि नहीं, क्योंकि कैलकुलेटर भी आपके पास है और पेपर पेन तो आप करोगे यूज़। तो पहले आपने खुद इस तरीके का यूज़ करना है, इस तरीके से कैलकुलेशन बनानी है, जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करनी है। प्रैक्टिस अच्छी करोगे, जल्दी बनाना सीख लोगे, फिर कैलकुलेटर से साथ साथ चेक करते जाना, ठीक है। बस इतना काम कर लेना, 5-7 क्वेश्चन पे भी काम कर लोगे तो रूट निकालना आ जाएगा। अच्छा, तो ये तो हो गया चैप्टर हीरोन्स फॉर्मूला का फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिक्स। आप बताओ ये सेकंड एक्सरसाइज कंफर्म हट चुकी है? कितने बच्चों के स्कूल में टॉपिक हो चुका है? सर मेरे स्कूल में हो चुका है। अच्छा, तो क्या क्या कराया उन्होंने? सर एक्सरसाइज करवाइए, बट मानने का आता है ये एग्जाम में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो फिर मैं कराऊं कि नहीं कराऊं? जब एग्ज़ाम में नहीं आएगा तो लेने का फ़ायदा तो नहीं है मेरे ख्याल से। अभी प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, चाहो तो बता दो, बाकी मुझे। मेरे भी हुई है। किसने बोला है? हुई थी। हाँ, तो क्या आपके स्कूल में कराया है ये टॉपिक, ये वाला 12.2 कराई है? यस सर, पूरी करवाई है। अच्छा, चलो फिर मैं स्टार्ट। सर करवाई तो हमारे में भी है, पर वो तब तक सिलेबस आया नहीं था तो बाद में मना कर दिया। अच्छा, मना कर दिया। हाँ सर। तो फिर ठीक है, फिर रहने दूँ ना फिर? यस। आप लोग बताओ फिर मैं उस हिसाब से कराऊँ, मुझे कोई कराने में दिक्कत तो सर, है रहने नहीं। दो। रहने दो। फिर बताओ फिर क्या करें अभी? सर इस एक्सरसाइज के ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन तो आ सकते हैं ना? इस एक्सरसाइज में ट्रायंगल बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, अगर हैं तो मैं देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे आई गेस 1, 2 और 6 थे, मैम ने बताया कुछ ना ऐसे कुछ थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो साफ साफ क्वाड्रिलेटरल बेस्ड है, तो ये तो आएगा नहीं अगर वो क्वाड्रिलेटरल वाला टॉपिक दे नहीं रहे हैं इसमें। और ट्रायंगल तो फिर सब में ट्रायंगल बना के तो हमने काम करना ही है, तो फर्स्ट क्वेश्चन भी नहीं बनता, सेकंड भी नहीं बनता, थर्ड वैसे नहीं बनता। यहाँ पे रेक्टेंगल और ट्रेपीजियम आ गया, पैरेललोग्राम ये नहीं बनता, रोम्बस ये नहीं बनता। ये कर सकते हो, ये वाला ट्रायंगुलर बेस्ड क्वेश्चन है। काइट वाला भाई यहाँ पे एक्चुअलिटी में हो क्या रहा है पता नहीं, क्यों छुड़वाई है क्यों हटवाई है एक्सरसाइज, मुझे तो समझ में नहीं आया। क्योंकि कहीं पे भी हम ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट तो यूज़ कर ही नहीं रहे हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के, ये लास्ट वाले को, नाइन्थ में यह जो प्रॉपर ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन है, और सबसे ज़बरदस्त क्वेश्चन यही है पूरी बुक, मतलब पूरी इस टॉपिक का जो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि पूरा ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, और ये भी काम इसमें होगा। और ये वाला ये कह सकते हो कि आप ये दो क्वेश्चन है, अम्ब्रेला वाला और 8th वाला, ये दो क्वेश्चन है जो कि ना तो क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है, ना क्वाड्रिलेटरल बना रखा है इन्होंने, ये अलग डिज़ाइन है, वो अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला कहीं क्वाड्रिलेटरल जैसा नहीं होता। अब ये दो क्वेश्चन बचते हैं, चाहो तो इनको कर लेते हैं अभी। बाकी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, नॉर्मल ट्रायंगल में भी, जैसा कि आज ये जो है प्रांशी के स्कूल में पेपर हुआ था, तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको कैसा था। आसान ही था, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने अलग करके दिया उस क्वेश्चन को। बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं।
क्वेश्चन में जो फिगर है वो ये है। अब इन्होंने कहा है कि एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज शोन बिलो, यानी कि जो उन्होंने वहाँ फिगर दे रखी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए एच, फाइंड ए एच को फाइंड करना है। इफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज 192, पेरीमीटर आपको दे रखा है 192। तो क्वेश्चन में कुछ बात तो खास है नहीं, लेकिन ऐसा सेम क्वेश्चन बुक में भी नहीं है। क्या करने वाले उसके अंदर? आसान तो है, वो तो क्लियर हो गया आसान है। करोगे क्या आप? कौन बता रहा है? चितेश बता रहा होगा एक तो, नहीं अभी नहीं बताना। और कौन बता रहा है? देव बताएगा, देव। देव माइक खराब हो गया ना? अच्छा ठीक है। अच्छा मैंने कहा माइक खराब हो गया यार, अक्सर माइक खराब हो जाते हैं ऐसी बातों पे। तो बता बेटा क्या करना चाहिए तेरे हिसाब से? सर इसमें सर नहीं पता। चलो अंशिका बताएगी, अंशिका। सर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन? हाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स लिखा हुआ है ऐसे ही आएंगे यार 9th लेवल पे। यही ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे ना वो, ये तो है नहीं कि कोई उल्टे छुल्टे क्वेश्चन कुछ पूछना शुरू कर देंगे ना। बच्चों का दिमाग ही तो देखना है कि कुछ समझ भी पाते हैं कि नहीं। अंशिका का तो माइक खराब है शायद से। खुशी से पूछूं? नहीं अभी किससे पूछूं? एक सेकंड, खुशी आप बताना चाहोगे बेटा? सबसे पहले हम थर्ड साइड निकालेंगे। वेरी गुड। फिर निकाल के हेरोन्स फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया। मुझे निकालना है ए एच, ये ऑरेंज लाइन की लेंथ निकालनी है। हितेश बताएगा। हितेश बताना बेटा। अगर नहीं, जो बच्चे से मैं पूछ रहा हूँ अगर वो नहीं बता पा रहा है तो साफ साफ बोल सकते हो आप बेटा कि नहीं आ रहा, तो कोई दिक्कत थोड़ी ना। नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नहीं आ रहा, बात खत्म। जैसे देव ने बोल दिया कि नहीं आया सर मुझे, तो मुझे क्लियर हो गया ना, बच्चे को नहीं आया। हितेश, चितेश एक मिनट वेट करना बेटा, हितेश से पूछ रहा हूँ। हितेश बेटा आवाज नहीं सर। नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आ रहा तो आप बोल सकते हो कि नहीं आ रहा। वंश से पूछ रहा हूँ, वंश का तो माइक खराब है। वंश सर अच्छा चल बता, ए एच कैसे निकालोगे? नहीं सर बता नहीं। हाय माँ मेरे भगवान, आया नहीं। तो फिर बचा कौन? अब मेरे ख्याल से प्रांशी बची है और चितेश बचा है, तो मैं प्रांशी से पहले पूछ लेता हूँ। प्रांशी का तो पेपर में आया सर, उसे तो आता ही हो। तभी तो पूछ रहा हूँ मैं प्रांशी से। हो सकता है वो ना करके आई हो या गलत कर आई हो, तो मैं पूछ लेता हूँ एक बार प्रांशी से भी। नहीं प्रांशी बेटा बताओ कैसे करा था आपने? सर मैंने पहले सीबी निकाली, हाँ फिर सेमी पेरीमीटर निकाला, हीरोन्स फॉर्मूला प्लाल, हाँ एरिया निकाल लिया। हाँ। ठीक है, फिर सर एरिया पता है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से हाइट आ जाएगी। बिल्कुल सही बात, सिंपल 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 सी बात थी। ठीक है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सीबी की लेंथ निकालोगे। यहाँ जिन बच्चों को नहीं समझ में आया था, मैं प्रॉपर कैलकुलेशन के स्टेप्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखेंगे जरा आप लोग कि यहाँ पे पेरीमीटर का मतलब, पेरीमीटर 192 दिया ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देखो, पेरीमीटर जो है वो 192 है। तो पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स का सम, ए सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये पेरीमीटर बनेगा। ए बी सी ट्राइंगल का जो पेरीमीटर की बात करी है आपने, ए बी की लेंथ कितनी है 64, बी सी की लेंथ कितनी है ये मालूम नहीं है, और ए सी की लेंथ कितनी है 48। तो सबसे पहला काम है मैं बी सी को निकाल लेता हूँ। तो बी सी आ जाएगा 192 में से माइनस कर दूंगा 6 और 4 10, नहीं 8 और 4 12, और 6 और 4 10 और 1 11, है ना, यही आएगा। माइनस करूंगा तो 2 और 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, 9 और 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा 80।
ठीक है। तो BC साइड जो मालूम नहीं थी ये वाली, ये साइड अब मालूम पड़ गई है, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ब्राउन कलर से 80। ये और ब्राउन वाला पार्ट मुझे मालूम नहीं था, मैंने अभी कैलकुलेट करा ये 80, ठीक है। अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो AC है ना, AH है, सॉरी जो AH जो ऑरेंज वाली लाइन है, ये आपको इस तरीके से मार्क करके दे रखा है, ऐसे बना रखा है, इसका मतलब परपेंडिकुलर। तो ये इस ट्राइंगल के ऊपर BC साइड के ऊपर की हाइट है, परपेंडिकुलर है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने एक ये भी पढ़ा हुआ था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मुझे इस पूरे ट्राइंगल का एरिया पता चल जाए, तो मैं जो बचपन से एक फॉर्मूला पढ़ता आ रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैं उसका यूज़ यहाँ कर सकता हूँ कि हाइट मुझे निकालनी है और बेस मैंने निकाल लिया हुआ है, तो मैं काम कर सकता हूँ। अगर मुझे सिर्फ आप एरिया ऑफ ट्राइंगल दे दो, और एरिया ऑफ ट्राइंगल अब मैं खुद निकाल सकता हूँ, क्योंकि तीनों साइड्स तो मुझे पता चल गई है, एक 48, 864 और एक 80। तो मैं हीरोन्स फॉर्मूला से पहले इस ट्राइंगल का एरिया निकालूंगा। तो सबसे पहले काम होगा S का, S तो आपने दे रखा था 192, तो सॉरी पेरीमीटर आपने दे रखा था 192, 192 को 2 से डिवाइड कर दो तो S आ जाएगा, यानी कि सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 सेमी पेरीमीटर, यानी कि S 96 आ जाएगा। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल रहा हूँ हीरोन्स फॉर्मूला से। 96 में से 64 माइनस करेंगे, 96 में से 80 माइनस करेंगे, और 96 में से 48 तीसरी साइड माइनस करेंगे। चलिए, तो यहाँ पे 6 और 4 को माइनस करा 2 आएगा, 9 और 6 को माइनस करा तो 3 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा 16, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 आएगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 आएगा, ठीक है। कोई प्लस माइनस गलत कर दूँ तो ज़रूर बताना। अब ये सारे नंबर देखो, यहाँ पे मैं टोटल प्राइम फैक्टराइजेशन पे डिपेंडेंट नहीं रहूँगा, क्योंकि ज़्यादा नंबर आ जाएंगे। तो यहाँ पे 2-3 तरीके से मैं काम कर पा रहा हूँ, जैसे कि 32 को तोड़ दिया मैंने ऐसे, 16 और 2, एक 16 मेरे को दे ही रखा था, तो इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं रही, ठीक है। 32 को मैंने ब्रेक करा 16 और 2 में, और ये वाला 16 मैंने तोड़ा नहीं, जबकि अगर प्राइम नंबर्स पे आता तो 2 को 4 बार लिखना पड़ता, 2 और 2 4, 2 8, 2 16, हाँ 4 बार लिखना पड़ता। तो मैंने नहीं ब्रेक करा, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही ऐसे। अच्छा 96 यार देखना, 96 का बताना 32 के टेबल में आता है, एक सेकंड, हाँ 32 के टेबल में आता है, तो 16 के टेबल में भी आता होगा। 32 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 96, ठीक है, और 32 आता है 16 और 2 की मल्टीप्लाई। तो इसमें 96 को ब्रेक कर रहा हूँ, देखो ऐसे यहाँ लिख रहा हूँ मैं ग्रीन कलर में, ग्रीन शेड पार्ट में, ठीक है। 96 को लिख रहा हूँ, देखो, अरे हट जा भाई, 16 और 2 की मल्टीप्लाई 32 और 3 की मल्टीप्लाई 96। तो ये ग्रीन वाले पार्ट को मैंने ऐसे ब्रेक करा है। फ़ायदा जो ये वाला पार्ट है इसको ब्रेक यहाँ पे कर लूँगा। 16 और 4 की मल्टीप्लाई 48 होती है, तो 16 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब बस पेयर निकाल दो। नहीं सर, अच्छा 16 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 48, मैं गलत कर गया। 16 और 3 की मल्टीप्लाई होती है 48, गलत कर गया था मैं, सर आगे सारे बार। ठीक है। अब पेयर देख लो किसका, 16 का 2 बार आ रहा है, एक 16 बाहर, दूसरे वाला 16 ये रहा, और चौथे वाला 16 ये रहा। तो आपको ये आइडिया लगाना होगा कि 16 आ भी रहा है कहीं और या नहीं आ रहा। अगर 16 दूसरी बार कहीं और नहीं बन रहा होता तो मैंने आइडिया लगा लिया यहाँ पे कि 16 के टेबल में 48 आता है, 16 और 3 की मल्टीप्लाई 16 और 3, 16 समझ में आता है ना सबको, इतनी हिंदी आती है सबको, 16 तो पता ही है ना सभी को। और सारे Yes. अंग्रेजी माध्यम के बच्चों ये बताओ कि 16 मालूम है नहीं मालूम, कहीं बाद में बोलो कि सर ने हिंदी में 16 बोला था और हमें तो 16 आता ही नहीं था। हाँ इतनी हिंदी आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी नहीं आएगी तो हमारा जीना बेकार है हिंदुस्तान के अंदर। हाँ तो 16 2 बार था, 16 बाहर आ गया, दूसरी बार 16 भी 2 बार था, एक बार 16 बाहर आ गया, 16 बाहर आ गया। मज़ा बड़ा आता है हिंदी में पढ़ाने का, 16 बोलो 16 बोलो, मज़ा आता है 16 बोलने में। तो मैंने पहले से आइडिया लगा लिया था कि 48 16 के टेबल में आता है, क्या 92 भी 16 के टेबल में आ रहा था, तो इससे पहले आइडिया लगाया 32 के टेबल में आ रहा है, 32 के टेबल में आ रहा है, तो 32 को ब्रेक करा 16 और 2 में, इंटू 3 96 बना। अगर मेरी ये भाषा आपको समझ में ना आए तो जयराम जी की बोल के सिंपल सा मेथड है ये वाला, टेंटन, इससे काम करते रहो, ये सबसे बढ़िया है, सबसे बेस्ट वे है इस काम को करने का कि आप ये वाला तरीका यूज़ करो। गलती होने के चांसेस हैं ही नहीं, इस तरीके में बतेरे चांसेस है गलती के, ठीक है। ये सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के बाद, कि प्रैक्टिस अच्छी है तो ये काम आपका गलती के बिना हो जाएगा,
प्रैक्टिस ठीक ठाक है तो गलती होने की संभावना बहुत बहुत अधिक है, ज़्यादा है, गलती होगी। तो बेटर है कि आप वही वाला छोटे वाला यूज़ करना, नहीं सॉरी बड़े वाला यूज़ करना छोटे छोटे नंबर में। अच्छा अगला पेयर बना ये 2 का भी, 2 भी 2 बार है तो 2 बार कर लिया, और 3 भी 2 बार है तो 3 भी बार कर लिया, रूट में कुछ नहीं बचा। चलिए तो 16 और 16 16 और ये बच गया, ये एरिया आ गया। इसको मैं मल्टीप्लाई अभी नहीं कर रहा। 96। हाँ कितना आया? So 1536. छोड़ो बाद में देखेंगे, अभी ये एरिया आ गया, मैं अभी इसको कैलकुलेट नहीं कर रहा। अब बेसिकली नीड किस चीज़ की थी, मुझे एरिया सॉरी मुझे ए एच निकालना है। ए एच परपेंडिकुलर है इस सी बी बेस पे। अगर मैं नॉर्मल सा फॉर्मूला लगाता एरिया ऑफ ट्राइंगल का परपेंडिकुलर वाला, तो मैं लिखता हाफ इंटू बेस सी बी और सी बी के ऊपर वाली हाइट यानी कि ए एच। ठीक है, सी बी मुझे मालूम नहीं था, वो मैंने थोड़ी देर का टाइम लगा के मतलब कि पैरीमीटर से निकाल लिया था 80 यहाँ पे 80 लिख दूंगा। ए एच मैं निकाल पाऊंगा, बस मुसीबत थी एरिया ऑफ ट्राइंगल की, वो तो मैंने अब निकाल ली। तो इस ट्राइंगल इस वाले फॉर्मूले का नीचे यूज़ कर देता हूँ। यहाँ पे देखो ऐसे लिखेंगे आप, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपने निकाला 16 16 इंटू 16 इंटू 3 इंटू 2 6, ये बना, इसकी मल्टीप्लाई ऐसे ही लिख दिया मैंने, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने कहा यार एरिया ऑफ ट्राइंगल ये तो निकाला था मैंने हीरोन्स फार्मूला से, ये जो चीज़ निकाली है मैंने निकाली है हीरोन्स फार्मूला से, इसका यूज़ करके निकाला है। क्या मैं सिर्फ हीरोन्स फार्मूला से ही एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ? नहीं, मैं अगर हाइट वाले पार्ट का यूज़ करूँ, जो कि आपने जो ए सी दे रखा है, ए एच दे रखा है, वो एक तरीके की हाइट है, आपने मार्क करके दिया फिगर के अंदर, तो मैं हाइट वाले पार्ट का भी यूज़ कर सकता हूँ। हाँ, तो उसके हिसाब से बनता हाफ इंटू हाइट, बेस था सी बी और हाइट था ए एच, ऊपर अभी लिखा था इसलिए याद था, हाफ इंटू सी बी की लेंथ अभी मैंने निकाल ली थी 80, ब्राउन वाला पार्ट था, और ए एच अब निकालना है। तो क्या दिक्कत है, अब निकाल लेंगे। क्या निकालना है? ए एच निकालना है ना, ये वाला ग्रीन वाला पार्ट निकालना है। तो ये निकालना है, तो इसके साथ जो भी टर्म्स आ रही हैं उधर जाके रेसिप्रोकल करा दो। रेसिप्रोकल कराने से पहले ये आपस में लड़ मर के ख़त्म हो रहे हैं, तो ठीक है। तो ए एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 इंटू 16 इंटू 6 अपॉन में 40। ठीक है, 4 के टेबल में जाता है 16 भी, और 4 के टेबल में 40 भी आता है 10 पे। अच्छा 2 के टेबल में बस, बड़ा गंदा सा आया यार ये तो। नहीं हो जाएगा ना, नहीं कैसे हो जाएगा, 2 से और कटेगा उधर ना, 32 और 6 की मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, तो ये डेसिमल में आ जाएगा 38.4 सेंटीमीटर। प्रांशी ठीक किया मैंने कैलकुलेशन? हाँ सर यही आ रहा तो 38.4 सेंटीमीटर ये हाइट आ गया इसका। हाँ, ए एच की लेंथ आ गई, मतलब कि भाई ये करना था। तो क्वेश्चन कुछ टेढ़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। शायद से मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन के टाइम पे क्वेश्चन कराता भी नहीं कि भाई ये तो आसान सा है, लेकिन मुझे अब लग रहा है करा देना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चों की यहाँ पे गलती आ रही है। 4-5 बच्चों ने तो कहा कि मेरे से होगा ही नहीं, तो दिक्कत है। तो अभी कराते हैं इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस। 1 सेकेंड रुको। अभी क्लियर हो गया बेटा? ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, यहाँ पे डाल देता हूँ यहाँ पे। हाँ जी देव बाबू क्लियर है, देव, वंश, अंशिका, हितेश, अब बेटा क्लियर है आप लोग को? खुशी कि क्या चीज़ करनी चाहिए थी इसके अंदर। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो बनते हैं, आपको आने भी और आपको आने चाहिए भी। मैं देखता हूँ कुछ एक आधा क्वेश्चन कोई अच्छा सा मिलता है ऐसा कुछ। अच्छा वो एनसीईआरटी के भी तो 1-2 क्वेश्चन मैं कह रहा था वो कर लेते हैं, जो सिर्फ ट्रायंगल पे बेस्ड हैं, यानी कि वहाँ फिगर के अंदर भी क्वाड्रिलेटरल नहीं बना रखा। अब कह सकते हो बना तो रखा है, ये छोटे छोटे 4 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वाड्रिलेटरल्स हैं। क्या करें, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कि करूँ, करवाऊँ नहीं करवाऊँ। सर ये तो वैसे ही यहाँ पे एक आधा एक्स्ट्रा करवा दो, वो ज़्यादा सही। ये नहीं कराऊँ, यही करा दूँ। अच्छे क्वेश्चन तो यार वही बनते हैं ट्रेपेजियम वाले जो हटवा दिए।
सबसे अच्छा क्वेश्चन ही क्वेश्चन नंबर 9 है पूरी आपके इस टॉपिक का। वो कह रहा है कि एक फ्लोरल डिज़ाइन है ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल्स से बनाया गया है, विच आर ट्रायंगुलर। ये ट्रायंगुलर टाइल्स हैं जो कि 16 हैं, और ये टोटल जो इस टाइप का ये डिज़ाइन सा बन रहा है ये वाला, ये 8 होंगे टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हर किसी में 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, इसलिए टोटल 16 टाइल्स हो गई है। तो हर एक जो टाइल है ना, यहाँ पे मैं आपको इतने पार्ट में मैं शेड करके दिखा रहा हूँ ग्रीन कलर से। तो ये जो वाइट पार्ट है एक तरीके से इसको मैंने ग्रीन कर दिया, और ये एक टाइल है, तो वाइट वाली टाइल भी है जिसको मैंने ग्रीन कर दिया है, ग्रीन के साथ ब्लू भी एक टाइल है। तो दोनों ट्रायंगल को मिलाओगे तो ये एक बढ़िया सा काइट के जैसा क्वाड्रिलेटरल बन गया, ऐसा काइट शेप का, यानी कि ऐसे 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 और ऐसे, इसी तरीके की काइट होती है ना, इसको और कर दो तो बढ़िया सी। वो हम लोग जब काइट तो एक तो चितेश तो उड़ाता है पक्का मुझे मालूम है, बाकी और कौन कौन पतंगे उड़ाता है? कोई नहीं उड़ाता? वंश उड़ाता है, हाँ मैं भी उड़ाता हूँ, अब मैं भी उड़ाता हूँ, सुन लो मैं भी उड़ाता हूँ। अब तो बता दो कौन कौन, अब देव भी उड़ाता है। तो इस टाइप की काइट को क्या बोलते हैं हम, मालूम है? गुड्डा। गुड्डा क्या बोलते हैं, और कोई बताए? सर इसे हैं सर कौन सी? इस शेप की काइट जैसी ये बनी हुई है, ऐसे वाली। सर पोनी? नहीं पोनी तो नहीं बोलते, हम लोग तो नहीं बोलते। चितेश नाम नहीं पता है तो। नाम नहीं पता इसको। देखो हम जब तुम्हारे इतने थे ना तब से पतंगे उड़ा रहे हैं, तो उस टाइम पे बड़ा फेमस होता था, इसको बोलते हैं पतंग वाले से ही हमने सुना था, तो हमें ही पता चल गया कि ऐसे भी ये नाम होता है, इसको बोलते हैं परी। परी, ठीक है सर परी परी, ठीक है। चलो अब आगे काम करते हैं। वो एंजल होता है ना इंग्लिश वाला एंजल, उसका हिंदी कर लो परियां, परी। अब समझ में आया? यस। हाँ चलो छोड़ो ना यार, उस टॉपिक उससे हट जाते हैं, जरा टाइल पे आ जाते हैं, टाइम भी नहीं ज़्यादा रह गया। तो 16 टाइल्स हैं, हर एक टाइल जो है ट्रायंगल शेप की है, और उसकी साइड्स हमारे को दे रखी हैं 9 28 और 35, ठीक है। आपको यहाँ पे देखो ये इस जगह पे बता भी दिया उस बात को। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पॉलिश करने का रेट निकालना है, अगर पॉलिश करने का जो रेट, जो टोटल कॉस्ट निकालनी है, अगर रेट आपको ये दे रखा हो 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 50 पैसे पे करनी पड़ेगी आपको। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर क्या चीज़ हो गया, एक तरीके से एरिया हो गया। तो मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया निकालना पड़ेगा। और पॉलिश करोगे तो कहाँ करोगे, उसके एरिया पे ही तो करोगे, या उसके वॉल्यूम पे कर दोगे। वॉल्यूम तो खैर होगा भी नहीं अभी, क्योंकि वॉल्यूम वाला टॉपिक पढ़ा भी नहीं रहा हूँ, और कोई क्वेश्चन में इस तरीके का कुछ पता चल नहीं रहा है कि वॉल्यूम भी इसमें बन रहा है, कहीं जगह खाली बन नहीं रही है इसके अंदर की। तो पॉलिश कहाँ पे होगा, उसके एरिया पे होगा, इस जगह पे होगा। जैसे कि ये ब्लैक जो है ये समझो पॉलिश है, तो क्या हो रहा है, ये मैं एरिया तो एरिया पे ही तो काम कर रहा हूँ, उसके इतना एरिया मैंने कवर कर लिया। ऐसे ये भी क्या है, उसका एरिया, ये जो ब्लैक में कर रहा हूँ ये समझो पॉलिश हो रही है, ब्लैक पॉलिश हो रही है, तो ये क्या हो रहा है, उसका एरिया पे मैं काम कर रहा हूँ। तो एरिया निकालना पड़ेगा मुझे इसका, ठीक है। बाकी डिटेल में पढ़ेंगे वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया पे, तो सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है उस टाइम पे और अच्छे से डिस्कस करेंगे इस बात पे। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ एक टाइल का एरिया, एरिया ऑफ 1 टाइल। क्या काम करना पड़ेगा जी, एक ट्राइंगल है, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, कर सकते हो। 9 28 35 कैलकुलेशन घर पे तुम लोग कर लिया करो, प्रैक्टिस कर लिया करो। प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो अपना काम खराब कर रहे हो, कुछ भी नहीं आएगा आप लोगों को। साथ साथ करो मेरे, तुम लोग भी करो और मुझे बताते जाओ। अगर मैं स्लो हो रहा हूँ या मेरे से कैलकुलेशन कहीं गलत हो रही है तो मुझे बताना शुरू कर देना। आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, हीरोन्स फॉर्मूला अप्लाई करो इस पर। कितना आएगा, 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 4 21 और 1 22, 2 और 2 4 और 3 7, ऐसा आ गया 36। हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया ऑफ ए टाइल या 1 टाइल, जैसे मर्जी आप लिख लें इसको।
16 में से 9 गए कितना आता है? 27। या मैंने बड़े नंबर लिए हैं जो कि प्राइम नंबर में नहीं तोड़ा। यहाँ पे पेयर मुझे क्लियर हो रहा था इसलिए मैंने ऐसा ब्रेक करा है। गलती नहीं होनी चाहिए, बस इस चीज़ को ध्यान रखना। यानी कि आपके जिनके पेयर नहीं बने ना, जिनके पेयर आपके नहीं बने वो आप चेक कर लेना कि वो प्राइम नंबर होने चाहिए, वो किसी और के टेबल में नहीं आने चाहिए। यानी कि प्राइम नंबर कौन से होते हैं मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया हुआ लास्ट क्लास में। जैसे कि 3 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, और 2 के अलावा किसी और टेबल में नहीं आता, तो ये दोनों प्राइम नंबर है। जो भी नंबर आपके बिना पेयर के हैं, अगर मानो कि यहाँ पे होता है ऐसा कुछ होता, मानो कि यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 2 होता, मानो ऐसा कुछ होता, तो 4 का पेयर नहीं बना, 2 का पेयर नहीं बना। लेकिन 4 क्या प्राइम नंबर है? जी नहीं, 4 के अभी आगे फैक्टर होते हैं 2 × 2, तो इसमें से पेयर बन रहा था जो कि बाहर हमें करना था। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखना थोड़ा सा। जिनके पेयर नहीं बनने वो प्राइम नंबर होने चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन आपका कैलकुलेशन गलत आने वाली है, आप समझ जाना इस बात को। इसका पेयर बन गया, बाहर आ गया 9, 4 का पेयर बन गया, 4 आ गया बाहर। जिसका पेयर नहीं बना वो दोनों प्राइम नंबर थे, 3 और 2, इसकी मल्टीप्लाई आ गई 6। तो आंसर मेरा बना 36√6, 1 का एरिया बना। कितनी टाइल्स थी? 16। तो हमें 16 टाइल पे पॉलिश करना है, तो 16 टाइल का एरिया निकाल लेना चाहिए। एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 से, ये टोटल एरिया आ गया। अब टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग कितना आएगा? एट द रेट आपने दिया हुआ है 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इस हिसाब से, इस रेट से आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग क्या आएगी? इसका मतलब क्या है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे पॉलिश कराने के लिए आपको 50 पैसे देने पड़ेंगे, 50 पैसे देने पड़ेंगे। अगर मैं पैसे को रुपीस में ले जाऊं तो क्या करना पड़ेगा? 50/100 यानी कि 1/2, यही आ जाएगा ना, आधा रुपया। ठीक है ना। और कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पे आपने पॉलिश कराना है? इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पे। 36√6 इंटू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितने रुपए बनेंगे? हाफ को मल्टीप्लाई कर देंगे आप इससे, 36√6 इंटू 16 से। अब मेरे को एक बात बताओ कि जब आप रुपीस और पैसे में आंसर दे रहे हो तो क्या ऐसे √6 छोड़ के आओगे? अब मुझे नहीं मालूम पीछे क्या आंसर उन्होंने दिया हुआ है, लेकिन ये आंसर अच्छा तो नहीं लग रहा देते हुए रुपीस और पैसे में कि 200। मैं किसी को कहूँ कि मुझे यार √4 देने हैं, तो आप कहोगे सीधे सीधे बोल दो ना 2 रुपये देने हैं। तो ये आंसर तो थोड़ा तमीज़दार नहीं लगा ना, आंसर तमीज़दार तो ये लगा 2 रुपये। तो यानी कि इस √6 को ख़त्म करते हैं, रूट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो √6 की वैल्यू मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर लेता हूँ, तरीका तो आपको बता ही दिया मैंने। 2.44, 288 इंटू 2.44, और इसको मल्टीप्लाई भी करा लेते हैं यार। 2.44 को मल्टीप्लाई कर दिया 288 से, तो ये आ गया 702 रुपये और 72 पैसे। अब आपकी मर्जी है कि आप पैसों में काम करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते। भाई 72 पैसे हैं तो इसको राउंड ऑफ कर देते हैं, तो 703 रुपये आ जाएंगे ना अप्रोक्सीमेट। अब पीछे क्या आंसर है देखना ज़रा, बताना मुझे। क्वेश्चन है आपका ये एनसीईआरटी का 8वां क्वेश्चन है, 12.2 का 705.6, यानी कि काफ़ी गलतियां आ रही हैं इसके अंदर, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है। बताओ मुझे, आप लोगों ने करा है तो बताओ, या मैं ही चेक करूं? नीचे करना।
एक सेकेंड, राउंड ऑफ करता हूँ √6 की वैल्यू को डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक लेके चलता हूँ। बताता हूँ कहाँ गलती उन्होंने हमारी करी हुई है यहाँ पे। वो गलती नहीं है। 2.449, देखो बताता हूँ क्या मिस्टेक हुई है। 2.449। आपको डेसिमल के बाद ध्यान देना जरा इस बात पे, अब जो बता रहा हूँ, डेसिमल के बाद हमें 2 प्लेसेस तक आंसर रोकना था, ठीक है। तो 2 प्लेसेस का आंसर जो हमें चाहिए, तो हमें 3 प्लेस तक निकाल लेनी चाहिए वैल्यू। तीसरे प्लेस पे डिपेंड करेगी कि सेकंड प्लेस की वैल्यू क्या होगी। अगर 2 जैसे कि यहाँ पे 449 है, अगर ये 445 होता तो भी, या 2.446 होता तो भी, या 2.447 होता तो भी, या 2.448 होता तो भी, क्या आंसर मुझे देना पड़ता? इन सारे ही केसेस में मुझे आंसर देना पड़ता 2.45। यानी कि जब भी आपको 2 प्लेसेस तक आंसर रोकना है तो तीसरे प्लेस की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि दूसरे प्लेस की वैल्यू क्या आएगी। अगर तीसरे प्लेस की वैल्यू 5 है या 5 से बड़ा कोई नंबर है तो सेकंड वाले प्लेस में एक ऐड करा दो, ठीक है। और अगर इन सारे नंबर को छोड़ के ये वाले नंबर होते 2.441, 2.442, 2.443 या 2.440, या एक और नंबर बच गया 444 नॉट 5, 444, और इसके बचे हुए नंबर 5 वाला लिख दिया, 6 वाला लिख दिया, 7 वाला लिख दिया, 8 वाला लिख दिया और 9 वाला भी लिख दिया। तो इन नंबर पे जो 5 से बड़े वाले नंबर थे उन पे क्या करना पड़ेगा? एक ऐड कराना पड़ेगा, और जो छोटे होंगे तो उस पे माइनस मत करा देना, उस पे 2.44 ही छोड़ना पड़ेगा आंसर। जब तीसरे प्लेस की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी है तो दूसरे प्लेस में एक ऐड करा देना, और अगर नहीं होगा ऐसे, यानी कि तीसरे प्लेस की वैल्यू 5 से छोटी आ रही है तो दूसरे प्लेस में कुछ भी ऐड नहीं कराना, वो ऐसे कैसे छोड़ देंगे। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर का भी यूज़ कर रहा हूँ या मैं खुद भी कर रहा हूँ तो मेरे को 2 प्लेसेस तक एग्जैक्ट वैल्यू लिखनी है, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू इन द सेंस कि जो राउंड ऑफ करके लिखी जाती है। तो उस वैल्यू के लिए मुझे तीसरी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तीसरी वैल्यू का नंबर अगर 5 या 5 से बड़ा है तो दूसरे वाले की वैल्यू में एक ऐड कराना पड़ेगा, यानी कि √6 की वैल्यू मुझे 2.45 लेनी पड़ेगी। अब मैं उससे देख लेता हूँ मेरे आंसर पे फ़र्क क्या पड़ रहा है, अदरवाइज फिर मेरा आंसर ये ठीक ही है। तो कितना आया था यार? 288 इंटू 2.45। तो यहाँ पे करना है 288 को मल्टीप्लाई करना है 2.45 से, ठीक है। यही लिखा है ना मैंने, 45 705.6, यही आ रहा है आंसर। हाँ सर। तो ये उन्होंने इस तरीके से दिया है। और इससे इतनी बड़ी गलती मानी नहीं जाती। अगर आप 4 पे भी काम कर आते ना, तो अगर टीचर को ये लग रहा है कि यार इस बच्चे ने पहले वाले सारे क्वेश्चन का एकदम तरीके से आंसर दिया हुआ है, सही क्वेश्चन किए हुए हैं, तो इस गलती को वो गलती नहीं, गलती है नहीं, एक्चुअलिटी में गलती है नहीं, ये सही है, काम आपका सही है। 700 पहले बना था 704 रुपये और कुछ 703 रुपये और कुछ पैसे, यहाँ पे बन गया 705 रुपये। वो राउंड ऑफ करने पे डिपेंड रहा कि हमने सेकंड प्लेस तक लिया है या तीसरे प्लेस तक लिया है या चौथे प्लेस तक लिया है। तो ये रुपीस और पैसे की कैलकुलेशन है, इसलिए अगर आप लिखते हैं 10 रुपये और 20 पैसे ये अलग वैल्यू है, 10 रुपये और 30 पैसे ये एक अलग वैल्यू है, 10 रुपये और 50 पैसे ये अलग वैल्यू है, 10 रुपये और 99 पैसे ये भी एक अलग वैल्यू है, और 10 रुपये 99 के आगे आप ऐसे लो तो लिखते हैं ना 10 रुपये और 100 पैसे, ऐसे तो नहीं आप कभी भी लिख के आते। 10 रुपये 100 पैसे का मतलब हो गया 11 रुपये। तो डेसिमल का सिर्फ आप 2 ही प्लेसेस पे इसको रोक सकते हो, तीसरे प्लेस तक आप वैल्यू लिख ही नहीं सकते। रुपीस और पैसे में कैलकुलेशन ये वैल्यू लिखना गलत होगा, 10 रुपये और 100 पैसे ये लिखना गलत होगा, क्योंकि 100 पैसे तो 1 रुपया बना देगा, तो 10 में 1 जुड़ जाएगा तो 11 रुपये हो गया। ऐसे को थोड़ा ना लिख के आओगे 10 रुपये और पैसे में कितना 100, तो कहेगा ये बेवकूफ़ आदमी है, 10 रुपये और 100 पैसे लिख रहा है, ऐसे क्यों लिख रहा है 10 रुपये और 1 रुपये मतलब 11 रुपये हो गया। तो सीधा बात समझ रहे हो आप कि नहीं समझ रहे हो? मुझे बता दो पहले कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपके भेजे में बात आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो इसलिए मेरे को डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक वैल्यू चाहिए थी, एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए थी कि क्या होना चाहिए। तो मैंने तीसरी वैल्यू को भी निकाला और उसके बिहाफ पे सेकंड वैल्यू का रिजल्ट दे दिया कि सेकंड वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, वो लिख दिया। अब इस पे जो कैलकुलेशन आई मैंने उस पर आंसर अपना दे दिया। और अगर आप इतनी बात को नहीं समझ पाए और गलती से आप 2.44 पे भी कराए तो नंबर नहीं ना के बराबर ही कटेंगे मेरे हिसाब से। तो ज़्यादा कोई चांसेस नहीं है इसमें नंबर कटने के। ये नहीं होगा कि 3 में से आपको 2 नंबर दे देगा वो,
3 में से ज़्यादा बड़ी बात है तो 2.5 तो देने ही पड़ेंगे, और वो ये भी इग्नोर कर सकते हैं, उनकी मर्जी पे आई भी। मैं तो इग्नोर कर देता, अगर बच्चे का काम सीख है तो ठीक है यार, चलता है। तो ये है तरीका इस काम को करने का। ऐसे क्वेश्चन है, मतलब कि अब ये समझ में नहीं आया कि ये भी क्यों छुड़वा दिए गए हैं, क्या था इस क्वेश्चन में। ऐसे ही ये अम्ब्रेला वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पे ट्रायंगुलर पीसीस को ज्वाइन कर करके हमने एक अम्ब्रेला बनाया है, और जैसे कि यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, और एक एक छोड़ के कलर आ रहा है, यानी कि एक कलर मानो कि ये ब्लू वाला है और एक वाइट है, तो फिर ब्लू फिर वाइट फिर ब्लू फिर वाइट फिर ब्लू फिर वाइट, ऐसे ही होगा। ठीक है, तो यहाँ कितने पीसेस हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे 5 पीसेस पीछे भी होंगे उसके, जो हमें नहीं दिख रहा पार्ट। और उसमें कौन सा कलर आएगा, एक एक छोड़ के आ रहा है ना। तो अब देखो यहाँ पे जैसे ये कलर चल रहे हैं, तो इसकी बैक साइड में कौन कौन से कलर चल रहे होंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा वाइट कलर। अगर मैं इस पार्ट को वहाँ कॉपी पेस्ट करूँ, इस डायग्राम को, इस फिगर को, तो इसकी यही सेम इमेज वहाँ पे आएगी। अरे भाई कहाँ चला गया, ठीक है, यही बैक साइड वाला होगा। लेकिन इस पे क्या कलर सेम ऐसे ही चलेंगे, ये तो एक एक छोड़ के आ रहा है ना। तो अब इसके पीछे वाला कलर कौन सा होगा, वाइट, यानी कि ये जो जिस पे अब मैं लाइंस डाल रहा हूँ ब्लैक वाली, वो हो जाएगा वाइट। ठीक है, यानी कि ये वाइट हो जाएगा, ये वाला ब्लू हो जाएगा, ये वाला वाइट हो जाएगा, ये वाला ब्लू हो जाएगा, और ये वाला वाइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसको भी चलो हटा ही देता हूँ, यहाँ पे भी ऐसे लिख देता हूँ, ये वाइट हो जाएगा। ये बात भी आप समझ पा रहे होगे कि अगर इधर कलर ये वाले आ रहे हैं तो इसकी बैक साइड पे कलर ये वाले आएंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे 10 ट्रायंगल्स बन जाएंगे, जिसमें से वाइट कितने होंगे, यहाँ पे तो वाइट है, यहाँ पे वाइट है, तो वाइट 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 वाइट, 3 और 2 5। ऐसे ब्लू वाले भी कितने होंगे, 2 इधर हैं 3 इधर है 5, तो 5 ब्लू कलर के ट्रायंगल बनेंगे और 5 वाइट कलर के ट्रायंगल बनेंगे। वहाँ क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि हर टाइप के कितना एरिया है कलर का, जितना कपड़ा लग रहा है उसका एरिया क्या है। क्लॉथ जिस भी चीज़ से अम्ब्रेला बन रहा है उसका टोटल एरिया निकालना है। टोटल एरिया मतलब 2 डिफरेंट कलर के जो पीसीस हमने यूज़ करे हैं, उन दोनों कलर का एरिया निकालना है। तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो, एक ट्रायंगल का एरिया निकालो, इंटू 5 कर दो, वही सेम दूसरे वाले का भी होगा, क्योंकि सेम ट्रायंगल बन रही हैं, सेम एरिया होगा। पता नहीं तो समझ में भी आया कि नहीं आया, आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ना, करके देखना, अगर हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो मैं अगली क्लास में करवाने वाला हूँ नहीं। अगली क्लास में मैं आपका चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करा रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। अच्छा मुझे एक टेस्ट का बताओ कि टेस्ट कब लूँ, एक कोई टेस्ट लेने का मेरा मन कर रहा है कि मैं आपका एक टेस्ट लूँ। आप कौन से चैप्टर का देना चाहते हो, क्या करें मतलब उसके लिए? सर अगली क्लास में ले लो। अगली क्लास में ले लूँ, कौन से चैप्टर का लूँ? चैप्टर हमारे हो चुके हैं, चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 हो चुका है, चैप्टर 4 हो चुका है, चैप्टर 6 हो चुका है, चैप्टर 7 हो चुका है, और ये चैप्टर 12 हो चुका है। यही हुआ है ना अभी? क्या हमारा चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स हो चुका है, 14 चैप्टर? किसी के सिलेबस में है अभी, आना है? सर मेरे करवा तो दिया है, अब आएगा कि नहीं पता नहीं। और चैप्टर 8 भी आना है इसी बार में, अभी ही आना है? यस सर। अच्छा ठीक है, चलो फिर पहले चैप्टर 8 ही करा देता हूँ। और ये चैप्टर अगर आपने रिवाइज करके नहीं रखे हुए, अपनी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो पेपर से 2 दिन की छुट्टी हो जाए पहले, या 3 दिन की हो जाए, या 4 दिन की हो जाए, आप भूल जाना कि आप रिवाइज कर पाओगे सारे चैप्टर। 4 दिन की छुट्टी भी होगी ना, अगर आपने एक भी बार रिवाइज नहीं कर रखा तो भूल जाना कि आप रिवाइज कर सकते हो सारे चैप्टर, भूल ही जाना। सबकी रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस करना अभी से स्टार्ट कर दो घर पे। जोन से क्वेश्चन है, हर आपके पास हर एक क्लास की PDF पहुंची हुई है, आप निकालो, प्रैक्टिस करो, देखो। करोगे नहीं तो आएगा नहीं, और फिर बाद में पछताओगे, और बाद में कुछ होने वाला है नहीं। प्रैक्टिस करके रखा। मैं बता देता हूँ कौन कौन से चैप्टर की ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए। ये तो NCERT करना है, इसमें तो कुछ एक्स्ट्रा भी करने की जरूरत है नहीं, ये तो सिर्फ बुक का ही काम करना है। इस पे इन 2 चैप्टर्स में ज्योमेट्री पार्ट अभी बुक में से पक्का कर लो। चैप्टर 1 और 2 यही है मेन अभी तक के लिए, इसकी दबा के प्रैक्टिस करो। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जितने करा रखे हैं सारे क्वेश्चन कर डालो, दोबारा कर डालो, क्योंकि ये मैंने सारा बाहर से ही कराया, आपको एक्स्ट्रा में से ही कराया सारा, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। NCERT के अलावा बहुत कुछ मैंने कराया, तो इसकी दब के प्रैक्टिस करो, नहीं तो फिर ये दोनों चैप्टर ही मेन है और ये दोनों आपके डूब जाएंगे। और ज्योमेट्री तो आपको वैसे ही पता चल रहा होगा कि कितनी तुम्हारे भेजे में आ रही है, वो आपको खुद को पता चलता है।
चलो बाय, अगली क्लास में मिलते हैं। जयराम जी की